इस ऑर्गेनिक फार्मिंग सेशन में मैं आज आपके सामने सर ने तो एक लेक्चर एक प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में दिखाने के लिए तो मेरे खुद का काम के बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं वर्मी कंपोस्टिंग और थोड़ा थोड़ा जीवामृत जीरो बजट फार्मिंग में काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। और इसमें काम करते करते धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल और इसके बारे में जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो मुझे काफ़ी हो गई है। और आज मैं यही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ बिकॉज ये जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सेक्टर है वो ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये मैं कहूँगा आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिना हमारी जो सॉइल है वो बच नहीं सकती। सॉइल हेल्थ, सॉइल के इश्यूज और खेती बाड़ी एक बहुत ही पुराना एक हमारे लिए एसेंशियल एक सर्विस है। मैं खुद एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, सॉरी नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आता हूँ। खेती बाड़ी मैंने नहीं करी थी। एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के बाद मैं खेती बाड़ी में आया और मैंने 3-4 साल में जो देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इंटरेस्टिंग चीज़ में ये भी देखा कि जो डिटेल्स हैं इसकी और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी नॉलेज जो मुझे मिली रिसर्च एंड से आप कह सकते हैं या काम करते करते, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। और जहाँ तक मुझे पता है आप लोग ग्रेजुएट्स बनना चाहते हैं, आगे हो सकता है कोई परस्यू करना चाहता है एग्रीकल्चर, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल हूँ जो पूरे टेक्निकल फील्ड को पलट के मैं इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में, मेरे ख्याल से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रेरणा भी मिले, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में अब कम्प्लीटली रच बस गया हूँ। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई मैं अलग सेक्टर नहीं मानता कि इसमें आप वर्मी कंपोस्ट से करें या फिर इसमें आप ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट से करें या फिर इसमें कोई अलग अलग सेक्टर हो। मेरा ये मानना है कि जैसे इंसान खाना खाता है, क्योंकि थोड़ा सा बायोलॉजिकल एंड से, बायोलॉजी के एंड से हम कहते हैं ना कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल डाइट, वैसे प्लांट्स और जो धरती पे जिनसे हम डाइट लेते हैं, हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप मतलब हम डिपेंडेंट हैं आपके किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर या आपके कहते हैं प्लांट्स जिस चीज पे डिपेंड है उनके लिए जो सॉइल है वो क्या है, वो एक मीडियम है जहाँ से वो अपना खाना बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उनकी अपनी रसोई। इसको मैं थोड़ा ऐसा समझाता हूँ। तो रसोई में जो इनपुट्स हैं वो हम सब जानते हैं कि एनपीके है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आपके विटामिन है, हार्मोन्स है, एवरीथिंग इज देयर। बट प्लांट अपने में केमिस्ट्री लैब होती है, थोड़ा इसको आप ऐसा समझिए कि वो अपनी प्रोसेसिंग खुद कर लेती है, बट मिनिमम बेयर एसेंशियल्स जो है उसे किसी ना किसी फॉर्मेट में सॉइल से चाहिए। तो सॉइल अपने में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें हमने इनऑर्गेनिक कल्टीवेशन करके, तो मैंने देखा और मैंने ऑब्जर्व किया कि उसमें जो उसका जो टेक्सचर है, उसका नेचर है, काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा डिग्रेड हो गया कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को या हमारे किसानों को ये है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी तीनों के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और वो आप देख भी सकते हैं खेती में, खेती बाड़ी में आप लोग जैसे कोई आपके अपने गांव में आप करते होंगे तो यूरिया और ये डीएपी की जो आदत हमें पड़ गई, तो हमने कोई बैलेंस, ऐसा नहीं है कि आप यूज ना करें, बट एक बेतहाशा इस्तेमाल जिसको मैंने देखा उससे सॉइल का टेक्सचर बदल गया। और हम ये भूल गए कि सॉइल का जो हेल्थ था वो बैलेंस में नहीं रखा, तो सॉइल हेल्थ ना होने से बहुत सारी चीज़ों पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि ये हम सब जानते हैं, मैंने भी काम करते सीखा कि आपके जो 1 फीट होता है जमीन से, वो आपका एग्रीकल्चर के लिए यूजेबल लैंड है। 1 फीट गहराई, उससे नीचे तो एग्रीकल्चर का कोई यूज है भी नहीं। और उस 1 फीट के टॉप सॉइल में हमने लिटरली ऐसी हालत कर दी है कि अब पानी रुकता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना सिंचाई की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में सिंचाई आप करते रहिए, पानी देते रहिए, बट तब भी फसल जो है वो पूरी तरह से इतनी बढ़िया पैदावार नहीं हो पाती। या कभी हम कहते हैं ना कि आपके सॉइल इरोजन हो गया तो फिर सॉइल में पानी रुकता नहीं, बंजर जमीन हो जाना। ये सब कहीं ना कहीं से हमारे जो बैलेंस नहीं बिठा पाए हम, और वो बैलेंस ऑर्गेनिक मेथड से ही हो सकता है, इनऑर्गेनिक से नहीं। क्योंकि इनऑर्गेनिक कभी भी बैलेंस नहीं दे सकता। इनऑर्गेनिक एक तरह से सिंथेटिक इनपुट है, वो फास्ट फूड है। जैसे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, रोज फास्ट फूड खाने लगे हैं, तो हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम जानते हैं। तो फास्ट फूड, यूरिया, डीएपी और ये जो है, ये इम्प्लीमेंट्स जो है, इसने हमें स्टार्टिंग में प्रोडक्शन तो बहुत दी, अभी भी देता है, बट धीरे धीरे उसने सॉइल की वो हालत कर दी
कि आज हम इस टाइम पीरियड में आने के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और भारत में क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग में ऐसा हो जाता है कि पॉलिसी मेकिंग इतनी स्लो हो जाती है, हम उसे इंक्लूसिव ना करके एक्सक्लूसिव करके हमने एक अलग सेक्टर बना दिया, जिसे हम कहते हैं कि आपका ऑर्गेनिक सेक्टर बना। तो ऑर्गेनिक रूप से करो, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से करो। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर ये एज अ साइंस देखी जाए तो ये एक इंक्लूसिव चीज है। इंक्लूसिवनेस कैसे है इसमें, जैसे आपके रिसर्च साइंटिस्ट या आपके खेती किसान वाले लोग भी बहुत पहले से देसी तरीके अपनाते हैं। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर हो गया या ग्राफ्टिंग हो गया, या जो भी हम जो टेक्निक्स हम कहते हैं ऑर्गेनिक है सो कॉल्ड। और जो हमारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ मतलब ऐसा नहीं कि एनपीके, गोबर तो हम सब जानते हैं, गोबर एक ऐसा वेस्ट है जो रेडिली अवेलेबल है। उसमें हम ये भी जानते हैं, हमारा किसान ये भी जानता है कि गोबर से क्या मिलता है। बट किसान के जो दूसरे इश्यूज हैं उसमें सोल्यूशन एनपीके के द्वारा, या फिर आपके क्या कहते हैं इसमें ऑर्गेनिक सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस विषय में हालांकि काफी कम जानकारी। यूट्यूब के आने के बाद और वीडियोस बनने के बाद काफी किसानों ने इनपुट्स दिए हैं। मैं खुद अपना चैनल भी बना चलाता हूँ, इनपुट्स तो हमारे पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा इनपुट कहीं काम कर सकता है और कहीं काम नहीं कर सकता। ये जो है इस पे डिपेंड करता है कि हमने कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक में बनाया है कि नहीं बनाया। स्टैंडर्ड मतलब कि कोई एक हमने सारे तरीके अपनाए, सारे तरीकों में एक जनरल तरीका कि हाँ अगर हम ऐसे करें तो हमें ऐसे परमानेंट सोल्यूशन या एक पुख्ता सोल्यूशन मिलेगा जरूर। पुख्ता मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ अलग मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह कर रहा हूँ दूसरी जगह मिल रहा है। इस विषय में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे तरीके हैं खाद बनाने के। खाद की बात करते हैं, उसमें जैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट, वो है ही अच्छी खाद है। केचुआ उसमें सिर्फ हम लोग सोचते हैं खा के खाद बनाता है, लेकिन केचुए के जो एंजाइम्स हैं वो भी उस खाद में होते हैं। तो केचुआ एक ऐसा वो ऐसा जीव है, कीड़ा कह सकते हैं आप, या जिसे हमारी भाषा में हेलमिंथस कहते हैं। हेलमिंथस मतलब केचुआ वर्ग का स्पाइनलेस जीव होता है। ये वैसे भी सॉइल का फ्रेंड है। और ये वाला जो वर्मी कंपोस्टिंग वाला केचुआ, ये खाद भी बनाता है, कन्वर्ट करता है उसे सॉइल फॉर्म में, और उसको फिर आपके अपने एंजाइम्स मिला के उसकी एनरिचमेंट भी करता है। तो वर्मी कंपोस्ट अपने में एक ऐसा मिक्सचर है जिसको मैं कह सकता हूँ, जब आप आपके सामने बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो रेसिपी होती है ना कि आपकी खाद में ये सब होना चाहिए, वो वर्मी कंपोस्ट में होता है। इसलिए उसको खाद भी नहीं कहते हम, उसको हम एक अलग ही नाम देते हैं, उसे कहते हैं सॉइल का कंडीशनर। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक कंबाइंड फूड हो, एक नेचुरल कंबाइंड फूड जो हम खाएं तो हमें पूरे हमारा जिसे कहते हैं हेल्थ सही हो जाए, ऐसे वो एक कंबाइंड फूड है जिससे आपकी हेल्थ सॉइल की अच्छी होती रहती है। वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने वालों को पता है इसके बारे में। हाँ, ये हो सकता है कि न्यूट्रिशन लेवल ऊंच नीच हो जाए, ऑर्गेनिक फॉर्म में ये हो जाए, बट जो उसकी जो कुछ क्वालिटीज है वर्मी कंपोस्ट की, वो खाद की क्वालिटीज होती है। जैसे अच्छे खाद हमेशा काली होती है, कालापन ऑर्गेनिक कार्बन को दर्शाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक कार्बन। इसके विषय में हम काफी कम जानते हैं। मैं भी नहीं जानता था पहले पहले मुझे लगता था ठीक है कंपोस्ट खाद है, काली होनी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन के बिना हमारी मिट्टी, कभी मिट्टी हमारी समृद्ध रह नहीं सकती। यानी कि जब तक हमारी मिट्टी में कालापन नहीं है और महीनता नहीं है, जिसे कहते हैं कि पत्थर कंकड़ ज्यादा है और सूखी और वैसी है, तब तक उसमें कुछ आ भी नहीं सकता। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन वो हिस्सा है मिट्टी का जिसको अगर हम केमिकल या सॉइल टेस्ट करके निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक कार्बन में ही आपके सारे के सारे जितने जीवाणु हैं, सॉइल के फ्रेंडली बैक्टीरिया, फ्रेंडली मतलब जो मित्र जीव हैं, वो पनपते हैं। और ऑर्गेनिक कार्बन के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे गोबर हो गया। गोबर की खाद जब सड़ जाती है पूरी 5-6 महीने सूख जाती है तो वो ऑर्गेनिक कार्बन वाला स्रोत है। वर्मी कंपोस्ट है, वो ज्यादा अच्छा स्रोत है क्योंकि नमी भी है उसमें। नमी के साथ ऑर्गेनिक कार्बन हो तो आपका सीधे सीधे जीव पनपने शुरू हो जाते हैं। वो जो हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग और फॉस्फेट फिक्सिंग, पोटेशियम फिक्सिंग, इनकी जो बहुतायत होती है मिट्टी में, तो आपका जो जड़ों की जो स्वास्थ्य है, प्लांट का स्वास्थ्य है, या आपके कह सकते हैं खेती में जितनी भी चीजें आप उगा रहे हैं उनका स्वास्थ्य, तो वो स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया रहता है और कुल मिला के आपको एक पूरी से पूरी फसल अच्छी मिलती है समय के साथ। अगली चीज ये है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक शब्द, अभी जैसे हमने जीवाणुओं का नाम लिया कि जीव, तो ये बिना जीव के खेती हो भी नहीं सकती। इसमें जीवाणु आपके दोनों तरह के हैं।
इसमें ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ही है, ये आपके क्या कहते हैं फंगस ही है। बहुत सारे ट्राइकोडर्मा हो गया, आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेट के बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं आजकल सॉइल में। हम जा रहे किसान है वो क्या कहते हैं कि भाई इसमें हमने टेस्ट कराया तो पता चला कि भाई ये मुसीबत है, तो इसके लिए एक बायो फर्टिलाइजर। तो वो तो एक इनोक्यूलेंट हो गया, वो आप लैब से लाके डालेंगे, हो सकता है उससे आपके जड़ों का स्वास्थ्य और प्लांट का स्वास्थ्य सुधर जाए, लेकिन क्यों ना इसे प्राकृतिक रूप से डाला जाए या लाया जाए। यहाँ पे हमारे जो सुभाष पालेकर जी हैं उनका मॉडल बहुत कार्य सिद्ध हो जाता है इसमें, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से आप बना रहे हैं। यहाँ पे कृषि में एक और चीज आ जाती है, तरल खाद, तरल रेसिपी जो होती है। और तरल खाद में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़िया चीज जो मैं मानता हूँ ये है कि एक तो जल्दी जाता है, जीवामृत जिसकी हम बात करते हैं। जीवामृत जैसे आपके बहुत सारे जो हैं अलग अलग प्रकार के हमने लिक्विड बनाए हैं, लेकिन इन सब में सब जानकारी भी होगी आपको, लेकिन इसका जो मूल विज्ञान है उसको भी मैंने भी समझा थोड़ा गहनता से। तो मैंने देखा कि ये सब फर्मेंटेशन पे आधारित है। फर्मेंटेशन यानी कि वो प्रक्रिया सड़ने की जिस प्रक्रिया से हम एक तरह से शराब भी बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना हल्के हल्के शराब बनाना। तो शराब बनाने से तो क्या है ना, वो एक अलग ही एक साइंस है। कृषि के उसमें आप सोचिए कि फर्मेंटेशन ऐसा है कि हल्का फुल्का, जैसे गन्ने का रस निकाल के आपने रख दिया, गन्ने का रस हल्का सड़ जाता है तो पीने लायक नहीं रह जाता, लेकिन उसकी चीनी बन सकती है और आगे की प्रोसेसिंग हो सकती है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि गुड़, बेसन, गोबर और आपका जो मिट्टी होती है, तो इन सब में जो मौजूद बैक्टीरिया हैं, जैसे आज जनसंख्या कम है उनकी, हम जानते हैं कि हमारे मिट्टी में ये बैक्टीरिया की कमी है, तो हम लाए कहाँ से? अब हमारे पास प्राकृतिक साइकिल से आने वाले बैक्टीरिया जो है वो तो धीरे धीरे ही बन पाएंगे। हम अपनी तरफ से जीवामृत या बीजामृत या अलग अलग इतने प्रकार के जो तरल लिक्विड बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि रासायनिक क्रिया में फर्मेंटेशन यानी सड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें हमेशा क्या होता है कि जो आपके जीवाणु होते हैं, मित्र जीवाणु, उनकी संख्या बहुत बढ़ती है। तो गोबर में हो गया, गोबर के बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिल गए आपको, और फास्फोरस के, और इसके मिट्टी से तो मिल ही रहे हैं। एक हम क्या करते हैं, हम एक आपकी उपजाऊ मिट्टी लाते हैं कहीं से, मेड़ की मिट्टी होगी, पीपल की हो गई या बरगद की हो गई, इन पेड़ों की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इन सबके मिक्सचर को बेसन गुड़ में मिलाकर और घोंट के हम इसे फर्मेंट होने देते हैं। फर्मेंट मतलब उसे डिब्बा बंद करके और थोड़ा ऐसे वातावरण में एनेरोबिक यानी कि आपके जहाँ पे निर्वात हो जाता है, ऐसे में आपका डार्क रिएक्शन शुरू होती है, केमिस्ट्री में हम जानते हैं। और इस डार्क रिएक्शन में फिर ये पनपते हैं और फिर इसमें से जो लक्षण होते हैं वो सब तगड़ी आपकी गंध होती है, 2-3 दिन में तैयार हो जाती है बरसात के मौसम में, फिर इसे घोल के हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके इन जीवाणुओं को पहुंचाते हैं मिट्टी में, और ये फिर हमारा वही काम करते हैं, तरल खाद कहना या इसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक यूरिया। तो वो प्रभाव पे आधारित है, लेकिन इसका विज्ञान जो है वो स्पष्ट रूप से क्या है, ये एक तरह से हमारा ऑर्गेनिक मीडियम में या जैविक माध्यम में हमारे जो मित्र जीवाणु हैं उनको पहुंचाने का तरीका है। तो जैविक खेती में कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप ऑर्गेनिक कार्बन पे ध्यान दें, जो कृषि के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो कालापन है खाद का या काली खाद जो होती है उसमें होता है, और उसमें नमी भी होनी चाहिए। दूसरा, जीवामृत का प्रयोग करेंगे तो उससे आपके जो मित्र जीवाणु है उनकी संख्या भी बढ़ेगी और वो आप पहुंचा देंगे। 2 या 3 इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए जैविक खेती में काम करना बहुत सरल है। अच्छा, ये बात तो हो गई आपकी जैविक खेती की एक प्योर रूप से, एक अलग सेक्टर के रूप से। लेकिन कभी कोई आपसे प्रश्न पूछे कि किसानों के जैसे होते हैं कि सर अभी हम पूर्णतः ये यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, या अभी हमें धीरे धीरे आना है, या एकदम से ना आके आराम आराम से इसमें सेक्टर में घुसना है, तो उसका भी कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि व्यवस्था नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि यूरिया के साथ भी जैविक कृषि होती है, कंपोजिट फार्मिंग कहते हैं उसे, मतलब संयुक्त कृषि। हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे यूरिया को घटाते हैं और धीरे धीरे किसे बढ़ाते हैं, आपके जैविक उसको माध्यम। जैविक माध्यमों में वर्मी कंपोस्ट, चलिए आपको केचुए की जरूरत पड़ती होगी, हो सकता है केचुआ ना मिले। कुछ ऐसे उदाहरण देकर अगर हम कहें ना कि शिवांश खाद हो गई, या बहुत सारे खाद बनाने का माध्यम है, तो खाद बनाने में जो जैविक आपके जो माध्यम है उसके विषय में बता देता हूँ। एक तो जो जैविक आपके अवशेष होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक हरा हो गया और एक सूखा हो गया। ये क्या है, पत्तियां हैं आपकी, जंगल की पत्तियां हरी होती हैं, वो सूख के आपकी वैसे भी हो जाती है।
हरे अवशेष में नाइट्रोजन होता है, हरे अवशेष में आपको नाइट्रोजन की बहुतायत मिलेगी, तो वो आपके नाइट्रोजन के लिए या जैविक नाइट्रोजन के लिए। ऐसे ही आपके भूरा अवशेष है वो कार्बन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो दो अवशेष हैं, दो प्रकार के, आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपका भूसा, वो भी आपका फॉस्फेट और पोटाश के लिए बहुत अच्छा है। जो आपका भूसा जो किस में काम आता है, आपके पराली हो गया या आपका जो आपके गेहूं का निकल रहा है, उस भूसे से हम मशरूम की खेती भी कर सकते हैं, वो भी एक हमारे लिए एक उपाक्रम है। लेकिन आप ये समझिए कि खाद बनाने में इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जब आप इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो ये एक आपकी पत्तियां सूखी हरी, ये भूसा और आपका गोबर, ये चार चीजें भी अगर आपके पास हैं और आप इनका क्या करें, आप लेयर पे लेयर पे लेयर। तो शिवांश खाद बनाने का तरीका क्या है कि आप एक के बाद एक के बाद एक परत बनाते हुए ऊपर तक चलते रहिए, तीनों चारों चीजों का, और फिर इसको पूरा एक कवर करके रख लीजिए। वो वही आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, और कंपोस्टिंग का जो तरीका है वही विज्ञान, वही अप्लाई होता है। और उसमें जब आप काट के देखेंगे तो खाद भी तैयार हो जाती है, और वो अपने में बहुत एक संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग हो सकती है। उसको एक अलग नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो संपूर्ण रूप से खाद है, जिसमें आपका भूरा अवशेष, हरा अवशेष, भूसा और गोबर, चार चीजों को लेके, जो चार मेन अवशेष आपको कृषि से मिलते हैं, उसी से आपकी खाद तैयार हो सकती है। तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये हो गया आपका, ये जीवामृत हो गया, ये सब कुल मिलाकर हमारे ये सब क्या है, मिट्टी में जो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए वो चीजें हम वापस लौटा रहे हैं। और एक तरह से हम मिट्टी को जितना भी सॉइल हेल्थ यानी मिट्टी के स्वास्थ्य को हमने गड़बड़ किया, उस स्वास्थ्य को वापस पुनर्जीवित करने के लिए और वापस उसी जगह पहुंचाने का प्रयास है। कुल मिला के जो इसका विज्ञान है वो मैं इस प्रकार से समझता हूँ। दूसरी चीज, जैविक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन, मित्र जीवाणु के अलावा क्या समस्याएं हैं। अब ये तो हो गया मिट्टी की बात, मिट्टी में फसल उगने की बात। लेकिन फसल मैनेजमेंट यानी कि जिसे हम कहते हैं ना, मैंने खुद देखा कि जब आपकी फसल बड़ी हो रही होती है, सबसे बड़ी समस्या तब आती है कि देख रेख के समय हमारे कीड़े, तो कीड़े, कीट, खरपतवार, ये बहुत बड़ी समस्या है खेती में। किसान खेती तो कर लेता है, लेकिन कीड़े, कीट, खरपतवार, जंगली जानवर, ये एक अलग प्रकार की समस्या है। हालांकि इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये समस्या बहुत पूरी कृषि उसके अंतर्गत आता है। हाँ, ये जरूर है कि कीड़ों की समस्या का एक दो तीन समाधान। कीड़े आपके कीटनाशक बनाने का भी तरीका हमारे जैविक रूप से है। वो गौमूत्र का प्रयोग होता है, या आपके कुछ जैसे पत्तियां होती हैं, तंबाकू की पत्तियां का यूज करते हैं हम, या आपकी गाजर घास की पत्तियां भी इस्तेमाल होती हैं, लेंटिना की पत्तियां भी इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक कि जिस चीज से नशा करते हैं आप, एक प्रकार से बताता हूँ, भांग की पत्तियों के अगर आपने तरल रूप में, लहसुन या हरी मिर्च के, इनके आपने तरल रूप में सत्व बना लिए, तो इससे बढ़िया आपको कीटनाशक मिलने नहीं वाले। क्योंकि और भांग के विषय में तो ये तक कहा गया कि भांग की जो पत्तियां हैं उसका चटनी बना के, और इसमें थोड़ा सा आप वैसे ही फर्मेंट करेंगे, इसमें आपका किसको क्या कहते हैं, गौमूत्र, उसके कीटनाशक का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसके आप परीक्षण भी करेंगे और वैसे देखेंगे तो कीड़ों के ऊपर इसका असर बहुत ही प्रबल रूप से है। कीड़ों की समस्या, लेकिन एक समाधान कीड़ों का यह भी है कि आप जब कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो हमारे कीड़ों में दो प्रजाति होती है। एक आपके प्रजाति है मित्र कीटों की, और एक है आपके दुश्मन कीड़े भी। दुश्मन कीड़े जो फसल को आगे चट करते हैं, सब्जी किसान, सब्जी वाले